हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। हमारा टॉपिक चल रहा था बायो टेक्नोलॉजी। पार्ट 1 हमने 1 लाइनर में कंप्लीट कर लिया था। कैसी लगी क्लास? रिस्पॉन्स जरूर देना। अब हम आगे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो मेरी प्लानिंग थी 1 शॉट में कंप्लीट करने की, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? किस मास्टर जीन की खोज? मास्टर जीन की खोज। चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और मास्टर जीन की खोज की। अब ये मास्टर जीन क्या करता है? जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? कैंसर के लिए। कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो उस जीन का नाम है यूटीएक्स जीन। यूटीएक्स जीन। अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी जो जीन है वो है यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य है। लो भाई, अगला क्वेश्चन। मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य पूछा है, तो मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य मानव जीवों और उनके अनुक्रमों, मानव जीनों की पहचान। पहला तो मानव जीनों की पहचान, कि मानव जीनों की पहचान और उनका मानचित्रण। मानचित्रण यानी कि मानव जीनोम परियोजना लाई गई थी एक, जिसमें मानव जीनों के जो अनुक्रम होते हैं, जीनों के अनुक्रम है, उनकी पहचान करना और उन जीनों के अनुक्रमों का मानचित्रण करना। टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता शरीर के बाहर। सीधी सी बात है। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके अंदर क्या किया जाता है? वैसे निषेचन कहां पर होता है? मादा शरीर के अंदर, अंडवाहिनी में। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है? जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वो मादा शरीर के बाहर यानी कि परख नली में करवाई जाती है। कहां पर करवाई जाती है? परख नली में। बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मादा शरीर के अंदर ही निषेचन हो रहा होता तो टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है परख नली शिशु, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया परख नली में करवाई जाती है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता व पिता से तथा कुछ भाग महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, महिला प्रदाता से प्राप्त थ्री पेरेंट बेबी कहते हैं। लो जी, थ्री पेरेंट बेबी क्या है? पेरेंट बेबी, थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है? ये एक अलग प्रकार की, वैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है ये। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। थ्री पेरेंट बेबी, एक कप चाय पी लूं मैं, छोटा सा कप है ना, चलिए कोई बात नहीं। थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें माता व पिता का जो नेचुरल इंटरकोर्स होता है उसके दौरान निषेचन नहीं हो पाता और जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प के द्वारा बेबी का निर्माण करवाया जाता है। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है? थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है? किसी प्रदाता से, कोई महिला है, अब मान लीजिए ये कोई दंपति है, ये कोई दंपति है, नर व मादा, इन दोनों की मैरिज हुई है, लेकिन इस मादा के अंदर अंडाणु की कमी है, यानी अंडाणु है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, किसी कोई ना कोई अंडाणु के अंदर, इसके अंदर कमी है। इस बंदे के जो शुक्राणु है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इस बंदे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसका अंडाणु है वो निषेचित नहीं हो पा रहा। तो क्या किया जाता है? डॉक्टर की हेल्प के द्वारा किसी एक्स मादा का, किसी कोई भी एक्स मादा है उसका अंडाणु लिया जाता है, उसका अंडाणु लिया जाता है और वो अंडाणु इस मादा शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और एक बेबी बोर्न हो जाता है, युग्मनज बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? कुछ लक्षण तो इस मादा के होते हैं, कुछ पिता के होते हैं और कुछ इस थर्ड के होते हैं, तो इसमें बोला जाता है थ्री पेरेंट बेबी, यानी कि इसमें तीन पर्सन है,
इस बेबी के कितने पेरेंट हुए, ये भी पेरेंट, ये भी पेरेंट और ये भी पेरेंट। इस प्रकार के बेबी को बोला जाता है 3 पेरेंट बेबी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं 2-4। वैसे देखो इसको अगर स्लाइड होती ना तो और करवाने में मजा आता, स्लाइड मतलब डिजिटल बोर्ड पर करवाने का मजा आता, लेकिन अपने करते हैं। यूनाइटेड किंगडम एकमात्र राज्य है जो 3 पेरेंट बेबी में के तकनीक की अनुमति के लिए कानून वर्ष 2015 बनाया गया। 3 पेरेंट बेबी के लिए यूनाइटेड किंगडम में 2015 में कानून बना दिया गया है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, बिडिंग और टैटम है, बता दिया कल। जीन क्रिया की नियमन को ओपेरोन अवधारणा तथा प्रोकैरियोटिक के संगठन के प्रतिपादक कौन थे, जैकब व मोनार्ड। जैकब व मोनार्ड, मोनार्ड इन्होंने किया क्या दी थी, इन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी, ओपेरॉन अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा। ये जब आप 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो वहां पर आपको डीएनए वाले टॉपिक में इसको अच्छे से समझाया जाता है, करवाऊंगा मैं आगे आपको, ठीक है। जैविकी के इतिहास में मानव जीनोम परियोजना के चलते किसका विकास हुआ, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का विस्तार हुआ। डीएनए के एक्सरे विश्लेषण का अध्ययन किसने किया था, डीएनए का एक्सरे विश्लेषण, एक्सरे विश्लेषण है जो किसने किया, वो किया है एम एच एफ विकिल्सन, विकिंसन ने किया था, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय संरचना के बारे में आपको बता दिया। जय प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य, आनुवंशिक रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक आपको बता दिया, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं बातें। अगर आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो भाई। अगर आपको इस बारे में कुछ एक्स्ट्रा में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। किसी जीव में उपस्थित आनुवंशिक विविधता का मूल स्रोत क्या होता है, आनुवंशिक विविधता का मूल स्रोत बताया हुआ है मैंने, आनुवंशिक विविधता, विविधता का मतलब विभिन्नता ही होता है, ठीक है। तो आनुवंशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या होता है, उत्परिवर्तन और पुनर्विभाजन, याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये छोटी सी क्लास हमने कंप्लीट कर दी है। कौन सी, जैव विविधता वाले। मैंने आपको बोला था 2-4 बातें हैं 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, और जो रही हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे इसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, जितना जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे, बनते जाएंगे। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं, जो मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट बन रहे थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो अगली क्लास हम टॉपिक से संबंधित या देखेंगे कौन सी करते हैं, या आप रीजनिंग की क्लास का रिप्लाई दीजिए, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक करवाना है उसका रिप्लाई दीजिए हमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर इस तरीके की क्लासें मैं आपको करवाऊँ आगे तो आप बताना कि सर इस तरीके से क्लासें करवाओ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक शुरू किया था और मुझे इसका अच्छा मतलब रिस्पॉन्स नहीं लगा कि आपको समझ में आ रही है, तो इस तरीके से अगर आप बताओगे कि सर इसी तरीके से करवाओ तो मैं इस तरीके से करवा दूंगा, और अगर आप कहोगे नहीं सर इस तरीके से मत करवाओ किसी और तरीके से करवाओ तो उस तरीके से करवा देंगे। रीजनिंग का आप रिप्लाई दे नहीं रहे, उसका भी रिप्लाई दीजिए। 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 16 आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने चैप्टर, 16 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर अपने रीजनिंग इसके ये कंप्लीट होने के बाद 12th स्टार्ट करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। रीजनिंग साथ के साथ चल ही रही है, वन लाइनर भी अपने थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे आपको करवाने का। सीटी में जो जन स्वास्थ्य का 4 टॉपिक जोड़े गए थे, एक टॉपिक मैंने करवा दिया है, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा करवाना है आपको, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो मुझे अगला टॉपिक जरूर बताना, ठीक है। देखते हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो, बस मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके सामने क्लास आती है ना तो क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो। अब इससे होता कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लाइक शेयर करते हो ना तो वो यूट्यूब आगे और लोगों को भेजता है, आप लाइक शेयर नहीं करते तो वो वहीं रोक देता है, हमारी मेहनत की हुई बेकार जाती है, ठीक है। तो लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट किया करो, उस पर बताया करो सर ये चीजें है। देखो आप कमेंट करते तो आपको सीखने को मिलता है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो
ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो उस पर काम किया करो भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।